वेलकम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम मार्गा मिंको का चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है दी एड्रेस और ये स्नैपशॉट्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। तो ये चैप्टर 2 एक बहुत छोटी स्टोरी है, चैप्टर 1 से भी ज़्यादा छोटी स्टोरी है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसकी अगर हम देखें, समरी पढ़ें, तो समरी एक क्या है, दिस स्टोरी इज़ अ पॉइनियंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। ये एक पॉइनियंट स्टोरी है। पॉइनियंट होता है काफ़ी चुभने वाला, काफ़ी हार्ट रेंचिंग जिसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, हैवी इमोशंस अटैच्ड होते हैं। तो ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी है, पॉइनियंट अकाउंट है ऑफ अ डॉटर। एक डॉटर के बारे में है वो स्टोरी, हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। एक ऐसी डॉटर जो अपनी माँ के बिलोंगिंग्स को ढूंढने जाती है आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में एक वॉर हुई होती है, उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो जाती हैं वहाँ पर अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स को ढूंढने। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब वो उन ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, अपनी मम्मी की चीज़ों को देखती हैं राइटर, तो उनके अंदर भी वो पास्ट लाइफ या अर्लियर लाइफ की मेमोरीज़ आने लगती हैं। उनका बचपना उन्हें याद आने लगता है, या जिस घर में उनकी मम्मी रहती थी वो सब याद आने लगता है। However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. लेकिन बाद में इस सब के बावजूद भी, इतना अटैचमेंट होने के बावजूद भी, वो फ़ैसला ये करती हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों को, ये जो मटेरियल चीज़ें हैं, इनको पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। तो ये स्टोरी का एक जिस्ट है, इस पे बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। और अगर मैं राइटर की बात करूँ, मार्गा मिंको की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। ये एक डच जर्नलिस्ट हैं, अभी भी ये ज़िंदा हैं, हालांकि इनकी एज बहुत ज़्यादा है। ये 102 ईयर्स की हैं, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा की हैं, और अब भी ज़िंदा हैं। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखे हैं इन्होंने कई सारे। उनमें से ही एक स्टोरी है ये, दी एड्रेस। तो अब इसका मेन टेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे अभी भी जानते हो, मैंने पूछा। मतलब ये मार्गा मिंको खुद नरेट कर रही हैं, तो वो एज अ फर्स्ट पर्सन इस स्टोरी की नरेटर हैं। तो वो पूछती हैं, क्या तुम मुझे अभी जानते हो, अब भी जानते हो मुझे तुम। द वुमन लुक्ड एट मी सिंस सर्चिंगली। तो वुमन ने मेरी तरफ सर्चिंगली देखा। वो एक वुमन थी जो उनकी तरफ देख रही थी और सर्चिंगली देख रही थी, ढूंढ रही थी या समझना चाह रही थी कि कौन है ये औरत, या ये वुमन कौन है जो मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझे अब भी जानते हो। शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक। उन्होंने अभी दरवाजे के पीछे से ही देखा। इन्होंने नॉक किया होगा मार्गा मिंको ने, और जिस लेडी ने दरवाज़ा खोला, डोर ओपन किया, वो उन्होंने दरवाजे के पीछे से देखा और थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला। शी ओपनड अ चिंक। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई नया विजिटर होता है तो हम पूरा दरवाज़ा खोलने से पहले थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि क्या उनको अंदर बुलाना भी है या नहीं। सो इस तरह से इस औरत ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोज़र एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं और करीब आ गई उनके, और मैं उस स्टेप पे खड़ी हो गई। स्टेप मतलब वो सीढ़ियाँ होती हैं, तो 2-3 स्टेप्स चढ़ी होंगी वो, और गेट तक पहुंच गई, घर के मेन गेट तक। नो, आई डोंट नो यू। तो वो ओल्ड लेडी होंगी, या मे बी लेडी हैं, ओल्ड लेडी, आई डोंट नो, पर लगता तो ऐसी है कि ओल्ड लेडी हैं। तो वो कहती हैं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज़ एस's डॉटर। मैं मिसेज़ एस की डॉटर हूँ। ये नैरेटर अपना इंट्रोडक्शन देती हैं उस लेडी को कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, अब पहचाना आपने मुझे। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उन्होंने दरवाजे पे इस तरह से हाथ रखा था कि वो चाहती थी कि दरवाज़ा और ना खुले। टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, मतलब उसको प्रिवेंट कर रही थी वो, कि वो और दरवाज़ा ना खुले। उनको ठीक फील नहीं हो रहा था इस लेडी के आने से। तो मे बी वो एक वेलकमिंग नेचर की नहीं लग रही थी अभी। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही है, बाद में क्या हुआ वो पता नहीं। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उनके चेहरे से लग रहा था कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। अभी तक तो ऐसे ही हाव भाव थे उनके चेहरे पे। उनके चेहरे से एब्सोल्युटली ऐसा ही लग रहा था कि ये लेडी मुझे नहीं पहचान रही है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। तो वो जो लेडी थी, जो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के देख रही थी कि कौन आया है मेरे घर में एज अ विज़िटर, वो स्टेयर कर रही थी इन साइलेंस, मतलब चुपचाप खड़े होके मुझे घूर रही थी, या मुझे बहुत इंटेंटली देख रही थी कि एक्चुअली ये लेडी है कौन जो मेरे घर पे आई है आज। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट।
परहैप्स इट इज़न्ट हर। परहैप्स का मतलब होता है शायद। तो अब इनके मन में डाउट आने लगा, नैरेटर के मन में डाउट आने लगा कि क्या मैं सही घर पे गई हूँ, मुझे इसी घर पे जाना था क्या। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, तो हो सकता है मुझसे गलती हो गई होगी कि शायद ये वो औरत नहीं है जिनसे मुझे मिलना था, या ये वो घर नहीं है जिसमें मुझे नॉक करना था। आई थॉट, ऐसा नैरेटर सोचती हैं। परहैप्स इट इज़न्ट हर, शायद ये वो लेडी नहीं है जिनके पास मुझे जाना था। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। मैंने इन लेडी को वैसे भी बस एक ही बार देखा था, वो भी फ्लीटिंगली, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा होता है ना कि हम किसी के पास से गुज़र रहे होते हैं और उनको मिली सेकेंड्स के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए हम देख पाते हैं, उसी में हमें उनका चेहरा याद हो जाता है। पर अगर कई साल बाद हम उनका चेहरा याद करने की कोशिश करें या कई साल बाद वही सेम पर्सन हमारे सामने आ जाए तो हम शायद ना पहचान पाएँ उनको। तो इनके साथ भी ऐसा ही था। लिखती हैं कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने इस लेडी को सिर्फ एक बार देखा था, वो भी फ्लीटिंगली, वो भी निकलते बढ़ते, या मतलब बहुत कम टाइम के लिए देखा था। एंड डैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी कई साल पहले की बात है। तो अब शायद मुझसे ही गलती हो गई कि मैं किसी और लेडी के पास आ गई, क्योंकि ये भी ठीक से नहीं जानती थी इस लेडी को, ये भी अच्छे से नहीं पहचान पा रही थी, तो हो सकता है कि इनसे भी मिस्टेक हो गई हो। इट वॉज़ मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि मैंने शायद गलत घंटी बजा दी, गलत घर में नॉक कर दिया। शायद मुझे किसी और घर में जाना था, शायद अगले घर में, शायद पिछले घर में, पर इस घर में तो नहीं जाना था। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, तो वुमन ने उस दरवाज़े को लेट गो कर दिया, मतलब उस दरवाज़े को जो वो रोक कर खड़ी थी वो हाथ हटा लिया अपना, दरवाज़े को खोल लिया। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और साइड में खड़ी हो गई, दरवाज़ा खोल के साइड में खड़ी हो गई। शी वॉज़ वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, वो मेरी माँ का ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहने हुई थी। नेटेड होता है बुना हुआ, वुल होता है, तो वुल से हम कोई भी स्वेटर बुनते हैं या कुछ कैप बुनते हैं तो उसको कहते हैं निटिंग। और कार्डिगन का मतलब होता है एक स्वेटर टाइप मान लो या जैकेट मान लो, पर उसमें फ्रंट में बटन्स होते हैं। तो कार्डिगन था ग्रीन कलर का, उनकी मम्मी ने जो सिला था या बुना था, तो वही कार्डिगन ये औरत पहने हुई थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और इसके जो लकड़ी के बटन्स थे इस कार्डिगन में वो पेल हो गए थे, उनका रंग उड़ गया था बार बार वॉश होने की वजह से। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उन्होंने देखा कि मैं उनके कार्डिगन की तरफ ही देख रही हूँ, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को हाफ हिड कर लिया, आधा छुपा लिया दरवाज़े के पीछे, ताकि पूरी तरह से वो औरत ना देख पाए इनका कार्डिगन। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज़ राइट, लेकिन कार्डिगन देख के इतना तो श्योर हो गया था कि मैंने गलत घर में घंटी नहीं बजाई है, मैं सही घर में ही आई हूँ और मुझे इन्हीं लेडी से मिलना है। सो इतना तो कन्फर्म हो गया था अपनी मम्मी का वो कार्डिगन देखकर इस नैरेटर को। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। वेल आप मेरी मम्मी को जानती थी, शायद आप मुझे ना जानती हूँ क्योंकि मैं आपके लिए नई हूँ, यंग हूँ, पर आप मेरी मम्मी को ज़रूर जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। क्या तुम वापस आई हो, क्या तुम उस वॉर से वापस आई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने ऐसा सोचा था कि शायद वहाँ से बच के कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, तो नैरेटर कहती हैं ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा खोला, ठीक है, खोला और बंद हुआ। इन द पैसेज बिहाइंड हर, उनके पीछे एक पैसेज था, वो जो वुमन थी उनके पीछे रास्ता जा रहा था, पैसेज मतलब रास्ता, उस पैसेज में एक डोर था, वो खुला और बंद हुआ। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक ऐसी स्मेल आई जिससे लग रहा था कि काफ़ी फ्रेश एयर बिल्कुल भी नहीं आती है इस जगह पर, इस घर में। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन घरों में ताज़ी हवा नहीं जाती वहाँ पर ऐसे बासीपन का फील होने लगता है, जैसे कि यहाँ की हवा बहुत बासी है, यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल बस जाती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुला वो स्मेल अचानक से बाहर निकली, मस्टी स्मेल थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, वो ओल्ड लेडी कहती हैं कि मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन पकड़ के आई हूँ। अब ये नैरेटर कहती हैं उस लेडी से कि यहाँ पर मैं स्पेशली ट्रेन पकड़ के आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे
कुछ एक मोमेंट के लिए, कुछ पल भर के लिए कुछ बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मेरे लिए अभी बात करना कन्वीनियंट नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं अभी तुमसे बात करूँ। सेड द वुमन, वो वुमन कहती है, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो वो वुमन दरवाज़े के पीछे से ही कहती हैं कि मैं तुम्हें रिसीव नहीं कर सकती, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, और अनदर टाइम, कभी बाद में आना तो मिलेंगे। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। उन्होंने इस तरह से नॉड किया कि हाँ देखो अगली बार मिल लेंगे कभी, पर इस बार नहीं मिल सकते। एंड ये बात कह के कॉशियसली दरवाज़े को बंद कर दिया। कॉशियसली मतलब सावधानी से, बहुत कॉशियस होकर सावधानी से दरवाज़े को क्लोज़ किया, एज दो नो वन इनसाइड द डोर शुड बी डिस्टर्ब्ड। इस तरह से बंद किया धीरे से कि घर के अंदर का कोई भी पर्सन डिस्टर्ब ना हो उनके दरवाज़ा बंद करने से। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी थी जहाँ मैं सीढ़ियों पे थी, मैं वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और बे विंडो, देखो पहले मैं बे विंडो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस सेंटेंस को समझेंगे। बे विंडो एक तरह की विंडो होती है जो मेन वॉल से आगे की ओर निकली हुई होती है। मान लो ये मेन वॉल है, और अगर इसमें सिंपली विंडो लगी हो तब तो उसको विंडो बोलेंगे, पर अगर वो ही विंडो थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई हो तो उसको बोलेंगे बे विंडो, जिससे एक 180 डिग्री व्यू मिलता है, बहुत अच्छा व्यू मिलता है घर के बाहर का। तो बे विंडो में बेसिकली 3 साइड होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, पर एक फ्रंट साइड और एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। तो जो फ्रंट साइड था, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, तो पर्दे लगे होते हैं वैसे भी विंडो में, तो जो पर्दा था, कर्टेन था फ्रंट विंडो का, वो मूव हुआ, या तो खुला होगा या बंद हुआ होगा। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने मुझे वहाँ से स्टेयर किया, किसी ने मुझे वहाँ से घूरा, पर्दा हटा के किसी ने मुझे देखा घर के अंदर से, एंड शायद वो मुझसे पूछते कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वाज नथिंग। तो वुमन कहती होगी, हो सकता है कि वुमन कहे नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, उस लेडी को कुछ नहीं चाहिए, इट वाज नथिंग, कुछ कोई नहीं था वहाँ दरवाजे पे। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट पे दोबारा से नज़र डाली, क्या मैं सही घर पे ही आई हूँ या नहीं। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल, तो उस घर की प्लेट पे लिखा था, नेम प्लेट पे, डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल। तो वाइट एनामल मतलब एक वाइट सरफेस था, उस पे ब्लैक लेटर्स से लिखा था डॉर्लिंग, मतलब घर के ओनर का नाम। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर द नंबर 46, उसी के ऊपर एक पोर्शन था, उस पोर्शन पे नंबर लिखा था घर का, और वो नंबर था 46 नंबर का घर था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब इस स्टोरी का नाम अगर आपको याद हो तो दी एड्रेस है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वॉक करके स्टेशन की तरफ जा रही थी, उस घर से डिसअपॉइंट होकर वापस जा रही थी नैरेटर। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी दी एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने कई साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। और वो एड्रेस क्यों दिया था आगे स्टोरी में हम देखेंगे, पता चलेगा। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये वॉर का फर्स्ट हाफ था जब मुझे एड्रेस दिया गया था मेरी माँ के द्वारा। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़ एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और मैं कुछ दिनों के लिए घर पे आई थी, फॉर फ्यू डेज़, एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली, और अचानक से मुझे ये ख्याल आया, क्या ख्याल आया, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, ऐसा लगा कि रूम्स में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ बदलाव आया है, कुछ तब्दीली आई है, पर वो तब्दीली क्या है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, तो वो तब्दीली ये थी कि कुछ चीज़ें जो रूम में होती थी वो गायब है वहाँ से, कुछ चीज़ें उस रूम में नहीं है। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी मम्मी इस चीज़ को देखकर, मेरी ऑब्जर्वेशन को देखकर सरप्राइज़ हो गई कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि यहाँ से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। डॉर्लिंग के बारे में क्या बताया आगे देखेंगे। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अपेरेंटली मतलब ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा दिखता था, ऐसा लगता था। शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वो मेरी मम्मी की एक पुरानी जानने वाली थी। एक्वेंटेंस मतलब समवन यू नो, समवन हु नोज़ यू, यानी कि कोई ऐसा जो आपको जानता हो या आपका जानने वाला हो।
तो वो मेरी मम्मी की पुरानी ताल्लुकाती थी, उनका मम्मी से मेरा संबंध था बहुत पहले से। whom she hadn't seen for years, लेकिन उनकी कई सालों से मुलाकात नहीं हुई थी, पर जानते थे वो एक दूसरे को। She had suddenly turned up and renewed their contact. She had suddenly turned up, अचानक से वो आई और अपने कांटेक्ट को रिन्यू करा, जो कई सालों से नहीं मिली थी वो तो दोबारा से मिल गए दोनों, राइटर की नैरेटर की मम्मी और वो वुमन जिसके घर से होके अभी ये लौट के आ रही हैं, और ये सब ख्याल आ रहे हैं उनको अभी। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से मिसेस डॉर्लिंग इनके घर पे रेगुलरली आती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और जब भी वो यहाँ से आकर जाती थी तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ एक सामान उठा कर ले जाती थी, या एज अ गिफ्ट शायद देती हों नैरेटर की मदर मिसेस डॉर्लिंग को। तो जब भी वो आती थी और यहाँ से जाती थी तो कुछ ना कुछ सामान वो यहाँ से ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, तो उन्होंने एक बार तो ऐसा ही हुआ कि एक ही बार में सारा जो टेबल सिल्वर था, टेबल सिल्वर मतलब जो किचन की कटलरी होती है जो सिल्वर की बनी होती है, यानी कि चांदी के चम्मच, फोक्स हो गए चांदी के, या नाइफ्स हो गए, इस तरह की चीज़ें वो एक ही बार में उठा के ले गई। एंड देन दी एंटीक प्लेट्स डेट हंग देयर, और उसके बाद अगली बार जब आई तो एक बार एंटीक प्लेट्स उठा के ले गई। अब उठा के ले गई चोरी की, ये अभी तक नहीं पता, अभी आगे मालूम चल जाएगा। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेस, लेकिन उनको ट्रबल हुआ, उनको दिक्कत आई लगिंग दोज लार्ज वेजेस। लग का मतलब होता है किसी चीज़ को ढो के ले जाना अपने बैक पे, या एफ़र्ट डाल के किसी चीज़ को घसीट के या खींच के ले जाना। तो उनको ट्रबल हुआ वो लार्ज वेज उठाने में, वरना वो भी ले जाती। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे चिंता है कि जब वो क्रॉकरी उठा के ले गई थी यहाँ से एक बार, तो उनके बैग में क्रिक आ गई होगी, मतलब मोच जैसा कुछ आ गया होगा, क्योंकि वो वैसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं और क्रॉकरी थी भारी, तो जब वो क्रॉकरी उठा रही हो अपनी बैग के ऊपर तो शायद उनकी बैग में मोच आ गई हो। मुझे इस बात का डर है, इस बात से मैं वरीड हूँ। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी मम्मी ने अपना हेड शेक किया पिटी में, दया आई उनको उस वुमेन के ऊपर जो कुछ ना कुछ सामान ले जाती थी। अब सामान क्यों ले जाती थी, चोरी कर रहा था, लेके पूछ के लेके जाती थी, एज अ गिफ्ट लेके जाती थी, वो अभी आगे मालूम चलेगा। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड टू आस्क हर, मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की कि मैं उन वुमेन से पूछ सकूं, क्या पूछ सकूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने मुझे खुद ये बात सजेस्ट करी। शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने इवन इंसिस्ट भी करा, मतलब इस बात पे ज़ोर भी दिया कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या है, क्या होना चाहिए वो देखते हैं। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी नाइस थिंग्स को सेव करना चाहती थी। मेरे घर पे जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें रखी थी, जैसे चांदी के चम्मच, महंगी क्रॉकरी थी, वाजेस थे बड़े बड़े, इन सब चीज़ों को सेव करना चाहती थी, इन सब चीज़ों को वॉर के इफ़ेक्ट से बचाना चाहती थी। इसीलिए वो धीरे धीरे जितनी बार भी आती थी कुछ ना कुछ लेकर चली जाती थी, ताकि वो एक सेफ़ प्लेस पे रख सकें उन चीज़ों को अपने घर में। और वॉर में अगर ये लोग हार जाएं या इन लोग को अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो ये दुश्मनों के हाथों ना लगें ये वैल्यूएबल चीज़ें। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज़। उनका ये कहना था कि अगर हम यहाँ हार जाते हैं, अगर हमारी कंट्री वॉर में हार जाती है तो ये सारी चीज़ें हमको त्यागनी पड़ेंगी, अपना घर, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें, ये सब हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या आपने एग्री कर लिया मम्मी कि वो वुमन सारी चीज़ें रख लें, सब कुछ उनको दे दें आप। एज़ इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो ये बात इतनी भी ज़रूरी नहीं है जो तुम पूछ रही हो, मेरी मम्मी ने क्राई का मतलब यहाँ रोना नहीं है, पर चिल्ला कर कहा या गुस्से में कहा कि ये इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये एक तरह से ऐसा होगा कि मैं उनकी इंसल्ट करूँगी अगर मैं इस तरह से कोई सवाल उनसे पूछूँ कि क्या आप ऐसे धीरे धीरे करके मेरा सारा सामान ले जाएंगी, क्योंकि वो हेल्प करना चाहती हैं, वो लेडी जो है मिसेस डॉर्लिंग जो है वो इनकी हेल्प करना चाहती हैं, पर दिख ऐसा रहा है कि सारा सामान वो इनसे लेकर जा रही हैं छीन कर, पर ऐसा है नहीं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, उनकी इंटेंशन हेल्प करने की है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में भी तो सोचो जिस रिस्क को वो मोल ले रही हैं। ये कौन कहता है,
नैरेटर की मम्मी नैरेटर से कहती हैं कि उस रिस्क के बारे में भी सोचो। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, क्योंकि हर बार जब भी वो हमारे घर से बाहर जाती हैं तो उनके पास पूरा सूटकेस होता है या पूरा बैग होता है जिसमें वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, कीमती चीज़ें होती हैं। तो क्या पता उनको रास्ते में ही कोई छीन ले, कोई लूट ले, तो इसलिए वो भी तो रिस्क ले रही हैं इस सामान को सेफ जगह पहुंचाने का। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी मम्मी ने मेरे हाव भाव देख के ये नोटिस किया कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई, अभी पूरी तरह से मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुई। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने मेरी तरफ एक बार और देखा और रिप्रूविंगली देखा, मतलब उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि सब ठीक है बेटा, आप टेंशन मत लो। और इस तरह से जो हम जेस्चर देते हैं, इस तरह से जो हम इशारा करते हैं कि सब ठीक है, मैं हूँ ना, तो इस तरह से उसकी मम्मी ने उसको इशारा दिया, नैरेटर को। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की फिर। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. Meanwhile, अब ये ख्याल वो सोच रही थी पहले के, अभी वो एक्चुअली में कर क्या रही थी, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर से डिसअपॉइंट होकर वापस लौट रही थी नैरेटर, और ये सब स्टेशन की तरफ बढ़ते बढ़ते वो सोच रही थी। तो अब क्या हुआ, मीनवाइल इतने टाइम में क्या हुआ, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इतने में स्टेशन आ गया, उनके ख्यालों में रास्ता निकल गया। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, अब ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि रास्ते में जो जो चीज़ें आईं, रास्ते में जो जगहें पड़ी, जो ऑब्जेक्ट्स देख सकती थी, वो जो लैंडस्केप देख सकती थी, उस पर किसी पे उनका ध्यान नहीं गया क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, क्योंकि इसका एक दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं फेमिलियर प्लेसेस पे वॉक कर रही थी, वो जगह मेरे लिए नई नहीं थी। मैं उस जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, हाँ, लेकिन वॉर के बाद पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर, इस फेमिलियर जगह पर। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं और एक्सप्लोर नहीं करना चाहती थी इस जगह को। मैं ये नहीं देखना चाहती थी कि ये जगह वॉर के बाद किस तरह से चेंज हो गई, कि चलो इधर भी देखा हूँ उधर भी देखा हूँ। मैं बस उतना ही चली, उतना ही मैंने ट्रैवल किया, उतना ही एक्सप्लोर किया उस जगह को जितने की ज़रूरत थी, उतना ही जितना नेसेसरी था। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं खुद को अपसेट कर लूँ, मैं खुद को परेशान कर लूँ इस बात से। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, इस साइट मतलब नज़ारा, तो स्ट्रीट्स के नज़ारे से, और स्ट्रीट्स भी कौन सी वाली हैं, ये वो स्ट्रीट्स हैं और ये वो घर हैं जो फुल ऑफ मेमोरीज़ हैं। वॉर से पहले यहाँ फैमिलीज़ बसा करती थी, लोग खुशी खुशी रहा करते थे, पर वॉर के बाद सब चेंज हो गया है। यहाँ के घर खाली हैं या कोई और आके रह रहा है, पूरी तरह से शहर चेंज हो गया है। बिल्डिंग्स वही हैं, सामान सब वही है, लोग बदल गए। तो क्या हुआ, जो लोगों की जो मेमोरीज़ होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो वो मेमोरीज़, उस प्रेशियस टाइम की जो मेमोरीज़ थी, उनको नहीं देखना चाहती थी राइटर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो इन सब चीज़ों से खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी नैरेटर, तो इसलिए उन्होंने हर चीज़ पर, रास्ते में आने वाली हर चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। और ट्रेन में उन्होंने क्या देखा नैरेटर ने, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को फिर से देखा, और उनको किस मोमेंट की याद आ गई, जब उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। और कब देखा था वो देखते हैं, कब मिली थी वो मिसेस डॉर्लिंग से पहली बार, वो उनको मेमोरी याद आ गई। इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उस दिन की बात है, आफ्टर द डे, ये उस दिन के बाद की बात है, उस दिन की अगली सुबह की बात है, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जिस दिन मेरी मम्मी ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैं एक बार लेट उठी और मैंने क्या देखा, जब मैं डाउन स्टेयर्स आ रही थी, जब मैं नीचे आ रही थी घर में उतर के, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को घर से बाहर छोड़ने जा ही रही हैं। अब वो कौन थी, वही थी ए वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी वुमन जिनकी ब्रॉड बैक है। अब क्योंकि वो वुमन बाहर जा रही थी तो उनका फेस नज़र नहीं आ रहा था, पीछे से नज़र आ रही थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि
इस वुमन की एक ब्रॉड बैक है। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर। तो जैसे ही मैं नीचे उतर के आई, मेरी मम्मी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया उस लेडी से। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरी बेटी है, देयर इज़ माई डॉटर। शी बेकन टू मी। उन्होंने मुझे बेकन किया, पास बुलाया। बेकन का मतलब होता है इशारा करके पास बुलाना। जैसे हम कहते हैं कि इधर आओ या इधर आओ या इधर आओ, कम हेयर, इस तरह के जो इशारे होते हैं अलग अलग हैंड जेस्चर की, बुलाने वाले हैंड जेस्चर्स, तो उनको कहते हैं बेकन करना। तो उन्होंने मुझे बेकन किया, मुझे पास बुलाया इशारे से। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमन ने नॉड किया, हामी में सर हिलाया कि हाँ मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि ये तुम्हारी डॉटर है। और उन्होंने फिर सूटकेस उठाया कोट रैक के नीचे से। कोट रैक सिंपली एक खूंटी कह सकते हो, या एक ऐसी छोटी सी पीस ऑफ फर्नीचर जिस पे कोट टांगा जाता है। तो कोट रैक के नीचे सूटकेस रखा था, उन्होंने सूटकेस उठाया हामी भरते हुए, नॉड करते हुए। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहने हुए थी। वो शेपलेस हैट एक ऐसा हैट होता है जिसकी कोई हार्ड शेप नहीं होती, वो किसी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं होता। उसको पहनो तो वो उस शेप में ढल जाता है जिस शेप का हमारा हेड होता है। तो उस तरह का शेपलेस हैट पहने हुई थी और ब्राउन कोट था। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। क्या ये बहुत दूर रहती हैं, मैंने पूछा। मतलब नैरेटर ने पास्ट में पूछा कि क्या ये लेडी बहुत दूर रहती हैं हमारे घर से। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। क्योंकि नैरेटर ने ये नोटिस कर लिया था कि इस वुमन को डिफ़िकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है उस हैवी सूटकेस को लिफ्ट करने में, उठाने में। तो इसीलिए इन्होंने पूछा कि क्या इनको ये सूटकेस काफ़ी दूर ले जाना है हमारे घर से। इन मार्कोनी स्ट्रीट, ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, सेड माई मदर। नंबर 46, रिमेंबर दैट। मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 हाउस है इनका, ये चीज़ याद रखना, रिमेंबर दैट। और याद रखने को क्यों बोल रही हैं नैरेटर की मदर, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, वॉर जब ख़त्म हो जाए, जब सब कुछ ठीक हो जाए, तो अपनी बिलोंगिंग्स को वापस लेने जाएं ये लोग मिसेस डॉर्लिंग के घर से। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे वो एड्रेस याद रहा। अब ये प्रेजेंट में आ गई हैं, नैरेटर प्रेजेंट में बता रही हैं स्टोरी को। अभी तक ये पास्ट की बात चल रही थी, जब तक जो उनकी पहली मुलाकात थी मिसेस डॉर्लिंग से नैरेटर की, ये उसका वाक़या था। अब उसके बाद ये फ्रेश पास्ट में आ गई हैं, सॉरी प्रेजेंट में आ गई हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट, तो ये अब कहती हैं कि मुझे वो एड्रेस याद रहा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन मैंने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया, लंबे टाइम तक वेट किया वहाँ जाने के लिए, उस घर तक जाने के लिए। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Initially, शुरुआत में जब लिबरेशन हुई, लिबरेशन मतलब क्या होता है, जब वॉर के बाद कोई कंट्री आज़ाद होती है या वॉर ख़त्म होने को होती है, तो सब लोग आज़ाद हो जाते हैं अपने घरों से निकलने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए, तो उस फेज़ को लिबरेशन बोलते हैं। तो इनिशियली जब लिबरेशन हुआ तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस सारे स्टोर्ड स्टफ़ में। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं था, इन पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मैं बहुत डरी हुई भी थी। और क्यों डरी हुई थी वो आगे होगा। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। और अफ्रेड किस चीज़ से थी वो, किस चीज़ से उनको डर लग रहा था कि वो अपना सामान लेने वापस नहीं गई थी अब तक, कि वो कन्फ्रंटेशन ना हो जाए। कन्फ्रंटेशन मतलब सामना ना हो जाए, आमना सामना ना हो जाए उन पास्ट मेमोरीज़ से। क्योंकि जब आप अपना पुराना सामान देखते हो, जब बहुत सालों बाद आप अपने बचपन के टॉयज़ देखोगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अपने बचपन की मेमोरीज़ याद आ जाएंगी। तो ऐसे ही जब पुराना सामान हम देखते हैं तो हर सामान के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं। तो इनको डर यही था कि ऐसा ना हो कि उस सामान को देखते ही मैं उन सारी मेमोरीज़ से घिर जाऊं जिन मेमोरीज़ का कनेक्शन अब एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि उनकी मदर शायद अब एग्जिस्ट नहीं करती, और वो सारी मेमोरीज़ उनकी मदर को पॉइंट आउट करेंगी, उनकी मदर से जुड़ी हुई हैं वो सारी मेमोरीज़ जो हैं। तो इसलिए उनको डर लग रहा था। which were hidden away in cupboards and boxes and waited in vain until they were put back in their places again. और वो कहाँ hidden away थी, कहाँ छुपी हुई थी वो चीज़ें? in cupboards, अलमारियों में छुपी हुई थी, and boxes, बॉक्सेस में, बक्सों में छुपी हुई थी,
एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन। वेटिंग इन वेन मतलब, वेन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम करना जिसका परिणाम ना हो, यूज़लेस, ठीक है। तो वेटिंग इन वेन मतलब यूज़लेसली वेट कर रही हैं वो चीज़ें, वो सारा मटेरियल सामान, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन। और बस कुछ टाइम की ही बात है, कोई ना कोई तो उनको यूज़ करेगा ही। तो जब वो यूज़ करेंगे कोई ना कोई लोग, तो वो चीज़ें अपने बॉक्सेस से, कबर्ड से निकल के फिर वहीं रख दी जाएंगी जहाँ उनका यूज़ होना है। मे बी ये लोग भी ले सकते हैं वापस अपनी बिलोंगिंग्स। नैरेटर हो सकता है कि नैरेटर लेकर चली जाए, क्योंकि नैरेटर की मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं उस सारे सामान से। पर जैसा कि हमने समरी में पढ़ा था कि नैरेटर इन सारी चीज़ों को त्याग देती है और मूव ऑन कर जाती है। स्पॉइलर है थोड़ा सा, पर इतनी लंबी स्टोरी नहीं है कि स्पॉइल हो जाए। तो देखते हैं आगे। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और ये एंड्योर कर गई इतने सारे साल तक। एंड्योर का मतलब होता है टिके रहना, सरवाइव कर जाना। तो ये चीज़ें इतने साल तक एंड्योर कर रही हैं बिकॉज दे वर थिंग्स। और सिर्फ इसीलिए एंड्योर कर रही हैं, सिर्फ इसीलिए अभी तक बची हुई हैं क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये ह्यूमंस नहीं हैं, ये फीलिंग्स नहीं हैं, ये लोग नहीं हैं, ये चीज़ें हैं, इसीलिए अभी तक बाकी हैं, बची हुई हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन ग्रेजुअली सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। ग्रेजुअली हर चीज़ वापस से नॉर्मल में आ गई। जैसे आपने देखा था अभी कोविड-19 पैंडमिक हुआ तो सब चीज़ें अलग थलग हो गई थी, सब चीज़ें रुक गई थी होना, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ पटरी पे आई और एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। तो ऐसे ही एक वॉर के बाद भी होता है। वॉर के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, लोगों की डेली लाइफ डिसरप्ट हो जाती है। उसके बाद जब वॉर ख़त्म होती है तो धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी पटरी पे आना चालू हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। ब्रेड एक लाइटर कलर की होने लगी थी। ब्रेड लाइटर कलर की होने का क्या मतलब है कि ब्रेड जब पहले बन रही थी तो उसमें वो ओरिजिनल ग्रेन्स यूज़ नहीं हो रहे थे जो होते थे, क्योंकि ग्रेन्स की सप्लाई ही कट ऑफ हो गई थी वॉर की वजह से। पर अब क्योंकि ग्रेन्स की सप्लाई वापस से चालू हो गई है तो ब्रेड भी हमें ओरिजिनल मिल रही है, अच्छी मिल रही है। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। एक ऐसा बिस्तर था जिस पे आप बिना खतरे के सो सकते हैं। आपको ये चिंता नहीं करनी कि रात में कोई हम पे अटैक ना कर दे, सामने दूसरी कंट्री वाले अटैक ना कर दें। तो वॉर के बाद ये काफ़ी सुकून की बात थी। ए रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। एक ऐसा रूम भी था जिसमें बहुत मस्त नज़ारा था, बहुत बढ़िया नज़ारा था, और जो हम रोज़ देखा करते थे अपने रूम से नज़ारा, वही नज़ारा था वापस से। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस डेट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मुझे अचानक से क्यूरियोसिटी उठी, मुझे कौतूहल जगा, मुझे इच्छा हुई कि मैं देखूं तो सही कि क्या क्या सामान है हमारा जो वहाँ स्टोर्ड है उस लेडी के घर में, ठीक है, एट दैट एड्रेस। उस एड्रेस पर स्टोर्ड है वो सारा सामान जो मेरी माँ ने बताया था मुझे वो एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। मैं उस सामान को देखना चाहती थी, क्या क्या बिलोंगिंग्स हैं मैं देखना चाहती थी, मैं टच करना चाहती थी, मैं उन सामान को छूना चाहती थी। रिमेंबर, मैं उन सारी मेमोरीज़ को याद करना चाहती थी जो उस सामान के साथ जुड़ी हुई हैं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। जब मेरी पहली विज़िट वेन में चली गई, पहली विज़िट व्यर्थ गई, पहली विज़िट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और मुझे वेलकम नहीं किया था अपने घर में। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार और जाना चाहिए मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर टू मी। लेकिन इस बार उस ओल्ड लेडी ने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा क्या उनकी मम्मी घर पे हैं। मैंने उस 15 साल की बच्ची से पूछा, ये नैरेटर कहती हैं कि क्या वो ओल्ड लेडी या आपकी मम्मी घर पे हैं। नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। नहीं, मेरी मम्मी घर पे नहीं है और वो कुछ काम करने गई हैं। एरेंड होता है डेली चोर्स, डेली टास्क, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो आप करते हो अपनी डेली लाइफ में या रूटीनली करते हो, उसको एरेंड बोलते हैं। जैसे बाज़ार से सब्ज़ी लेके आना, दूध लेके आना या घर की राशन पानी लेके आना, इस तरह की चीज़ें। तो मेरी मम्मी कुछ काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। ओके, कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूँगी।
जब तक वो आती हैं। ऐसा नैरेटर बोलती हैं, आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैंने उस गर्ल को फॉलो किया अलॉन्ग द पैसेज, मतलब वो पैसेज में अंदर जा रही थी, पैसेज से होते हुए घर के अंदर जा रही थी, मैंने भी उस गर्ल को फॉलो किया। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक ओल्ड फैशन्ड पुराने ज़माने का हनुका कैंडल होल्डर था जो आयरन का बना हुआ था। तो हनुक्का एक फेस्टिवल होता है, ज्यूइश फेस्टिवल होता है, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। तो इसमें मोस्टली रिमेंबर किया जाता है जेरूसलम को और इससे रिलेटेड चीज़ों को जो ज्यूइश हिस्ट्री का पार्ट रही हैं। और इसमें कैंडल्स का बहुत महत्व होता है, कैंडल्स और कैंडल होल्डर्स का, क्योंकि कैंडल्स जब फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है तो कैंडल्स जलाई जाएंगी, रोशनी करी जाएगी। तो उस तरह से ये हनुका वाला कैंडल होल्डर था, आयरन का बना हुआ था, और ये कहाँ टंगा हुआ था? नेक्स्ट टू अ मिरर, एक मिरर के बराबर में ये टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हमने उस कैंडल होल्डर को कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत कम्बरसम था, बहुत कॉम्प्लेक्स था और इसमें बड़ा झंझट था, बड़ा झमेला था, और हम प्रेफर करते थे कि सिंगल कैंडल स्टिक हम जलाएं, क्योंकि हनुका कैंडल होल्डर में कई सारी कैंडल्स एक साथ लगती हैं, लेकिन हमें बस एक ही कैंडल का काम होता था हमेशा रोशनी करने के लिए, तो हम सिंगल कैंडल स्टिक वाले होल्डर्स को यूज़ करते थे। मतलब ये बताना चाह रही हैं राइटर कि ये मेरा सामान है और इनके घर में लगा हुआ है, मेरी बिलोंगिंग्स हैं, ये मेरे घर की बिलोंगिंग्स हैं, पर ये इस ओल्ड लेडी के घर पे लगी हुई हैं। वोंट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल। फिर गर्ल ने पूछा, वोंट यू सिट डाउन, क्या आप नहीं बैठेंगी? बैठेंगी नहीं आप? आइए बैठिए, आप हमारी मेहमान हैं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उन्होंने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो मैं अंदर चली गई, उस लड़की को क्रॉस करके, उस बच्ची को क्रॉस करके मैं अंदर चली गई लिविंग रूम में। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं अचानक से रुक गई, हॉरिफाइड, डरी हुई थी, मैं डर गई थी। क्यों? आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस कमरे में कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इनके घर की होंगी, नैरेटर के घर की होंगी, और ये लेडी अपने घर ले आई और अपने घर में उन चीज़ों को सजा लिया। तो इसीलिए वो हॉरिफाइड रह गई नैरेटर ये देख के कि एक ऐसा कमरा जिसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो जानती हैं, और कमरा ऐसा है कि जिसको वो नहीं जानती। तो इसीलिए लिखा है, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मुझे पता भी था, मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। मैंने खुद को उन चीज़ों के बीच पाया, इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मिडस्ट मतलब मिडिल में, तो मैंने खुद को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन चीज़ों को मैं देखना चाहती थी। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं दोबारा से उन चीज़ों को देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन मैं उस एटमॉस्फेयर में नहीं देखना चाहती थी उन चीज़ों को। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं उन चीज़ों को देखने जाऊँगी तो मिसेस डॉर्लिंग कबर्ड में से निकाल के दिखाएंगी मुझे वो चीज़ें, बॉक्सेस में से निकाल के दिखाएंगी, लेकिन ये तो इन्होंने कमरे में सजा रखी हैं, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बड़ा टेस्टलेस वे में हर चीज़ अरेंज थी। टेस्टलेस वे मतलब कि बस ज़बरदस्ती चीज़ों को इधर उधर सजा दिया है, कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई ब्यूटी एस्थेटिक्स कुछ नहीं है, बस चीज़ों को उल्टी सीधी तरीके से अरेंज कर दिया है उस रूम में। तो बड़ा टेस्टलेस लग रहा था, उसके अंदर कोई ब्यूटी, कोई ऑरा नहीं था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल डेट हंग देयर, आई डोंट नो। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे मैं अचानक से हॉरिफाइड रह गई। देखो रिमेंबर, ये वही रूम है जिस रूम के खुलने पर एक मस्टी स्मेल आई थी, याद है ना आपको? जब ये पहली बार गई थी और वापस लौट गई थी तो एक मस्टी स्मेल आई थी, ये स्मेल इसी रूम से आई थी, और इस रूम में घुसते ही उनको अचानक से स्ट्रेंज फील हुआ। उस मस्टी स्मेल की वजह से भी, जिस तरह से चीज़ें रखी हैं उस रूम में, उस वजह से भी, कई सारे फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ लिखा है और द मगी स्मेल डेट हंग देयर, तो ये उस मगी स्मेल की वजह से भी हो सकता है कि मैं अजीब सा फील कर रही हूँ, आई डोंट नो। लेकिन मुझे श्योरली नहीं पता कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे एकदम से परेशानी हो गई इस रूम में एंटर होते ही। बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने ज़्यादा हिम्मत नहीं की, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने आसपास रूम में चेक करूं कि क्या क्या सामान है।
बस उनकी नज़र पड़ गई तो उनको मालूम चल गया कि ये हमारा सामान है काफ़ी सारा इसमें, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली कोशिश नहीं की उस सामान को टटोलने की या खंगालने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस गर्ल ने एक चेयर मूव करी मेरे बैठने के लिए। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, आई रब्ड इट। मैं बैठी और मैंने उस वुलन टेबल क्लॉथ को देखा। टेबल के पास में ही बैठी होंगी तो उन्होंने टेबल क्लॉथ देखा, जो कपड़ा डालते हैं टेबल के ऊपर, वो वुल का बना हुआ था। आई रब्ड इट, मैंने उसको रब करके देखा, फील करके देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी फिंगर्स वार्म हो गई उसको रब करने की वजह से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पैटर्न की लाइन्स को फॉलो किया अपनी फिंगर्स से, मैंने उसको महसूस करके देखा, टच करके देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क डेट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कहीं पे इसके एज के पास में एक बर्न मार्क होगा जो कभी रिपेयर नहीं किया था हमने। यानी कि फिर से ये वही बताना चाहती हैं कि ये भी हमारे घर का आइटम था जो इन्होंने अपने घर में यूज़ कर रखा है। इन्होंने अब टेबल क्लॉथ अपनी टेबल पर डाल रखा है, जबकि इनको क्या करना था, कायदे से इनको बॉक्स में करके रखना था, क्योंकि ये किसी और की अमानत है, किसी और की बिलोंगिंग्स हैं ये। पर क्या किया इन्होंने, अपनी टेबल पे बिछा रखा था। अब इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हाँ मैं फिंगर्स रन करूँगी अलोंग दी एज, ठीक है, एज मतलब किनारा, उस टेबल क्लॉथ के किनारे पर कहीं एक बर्न मार्क है, कहीं जला हुआ है, जिससे पहचान हो कि ये हमारा ही टेबल क्लॉथ है। और इसको, इस बर्न मार्क को कभी रिपेयर नहीं किया था इन लोगों ने। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी मम्मी जल्दी ही वापस आ जाएंगी, उस गर्ल ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, मैंने ऑलरेडी अपनी मम्मी के लिए चाय बना के रखी है, कि आपको भी चाहिए एक कप। वो पूछती है लड़की नैरेटर से, थैंक यू, ठीक है मुझे दे दो, शुक्रिया आपका, तो चाय देने को कहती है। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने ऊपर नज़र उठा के देखा तो गर्ल ने कप रेडी कर रखे थे टेबल के ऊपर। शी हैड ए ब्रॉड बैग, उस गर्ल की भी एक ब्रॉड बैग थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह ही उस गर्ल की भी ब्रॉड बैग थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वो चाय एक वाइट पॉट से लौट रही थी कप्स के अंदर। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, तो उस वाइट पॉट पे सिर्फ क्या था, एक गोल्ड बॉर्डर था, गोल्डन कलर का बॉर्डर था लिड पे। लिड मतलब ढकना जो होता है उसका, जिससे ढकते हैं उस बर्तन को, जैसे केटल होती है या कोई भी स्मॉल कंटेनर होता है जिसमें हम चाय रखते हैं, तो उसके ऊपर एक लिड होती है, ढक्कन होता है उसका, उस पे एक गोल्ड बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया कि ये तो हमारा ही है, हमारे वाले पे भी एक गोल्ड बॉर्डर था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स ओपन किया और कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ में ही खुद को कहते हुए सुना, मतलब ये बात मुंह से निकल गई, इंटेंशनली नहीं बोली। उसने कहा दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है। उस गर्ल से कहा इट वॉज़ अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बड़ी स्ट्रेंज वॉइस में मैंने बोला, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ मैंने कैसे बोल दिया ये। एज़ दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि हर साउंड अलग अलग है इस रूम में। इस रूम में बड़ी स्ट्रेंज वाइब आ रही थी नैरेटर को। ओह यू नो अबाउट देम, ओ आपको मालूम है इस बॉक्स के बारे में। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो पीछे मुड़ी, पीछे घूमी और मुझे मेरी चाय ला कर दे दी, मुझे मेरा वाला कप दे दिया चाय का। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, वो हंस के बोलती है कि मेरी मम्मी कहती हैं ये एंटीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है और वैल्यूएबल भी है। उसे कोई भी चीज़ जो पुरानी और वैल्यूएबल होती है उसको बोलते हैं एंटीक, तो ये काफ़ी एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी काफ़ी सारे हैं इस तरह की चीज़ें। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, उस छोटी लड़की ने, क्योंकि वो नासमझ है, उसको नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो उसने रूम की तरफ इशारा किया कि देखो ये सारी चीज़ें एंटीक हैं हमारे पास, सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो तुम। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसके हाथों को या उसके इशारे को फॉलो करूं, क्योंकि मुझे अपने सामान की खुद पहचान है। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता है कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो मेरी ही तो चीज़ें हैं, हमारी ही तो चीज़ें हैं जो मिसेस डॉर्लिंग इधर ले आई थी और अब यूज़ करने लगे ये लोग। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर स्टिल लाइफ को देखा। स्टिल लाइफ एक तरह की कैटेगरी होती है ड्राइंग्स और पेंटिंग्स की,
उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रूट्स को जो टेबल पे वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, या फिर कुछ कॉमन डे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन सबको स्केच या पेंट किया जाता है एक टेबल पे रख के, तो उसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। तो इन्होंने स्टिल लाइफ को देखा उस टी टेबल के ऊपर, मतलब जो भी सामान रखा था उस सब सामान को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, तब से ही मैंने क्या करा है, ऑलवेज फैंसीड द एप्पल। फैंसी का मतलब होता है यहाँ पर कि बिलीव समथिंग टू बी ट्रू और गुड, किसी चीज़ को किसी चीज़ में विश्वास करना कि ये सही है, अच्छी है, या बहुत वैल्यूएबल है, या कुछ भी उसके लिए पॉजिटिवली बिलीव करना। तो आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। मेरी हमेशा से ये इच्छा रही थी, ये चाह रही थी कि मैं इस तरह से कुछ देखूं कि प्यूटर प्लेट के ऊपर एप्पल रखा हो। अब प्यूटर प्लेट एक पुराने ज़माने की प्लेट हुआ करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती हैं वो, पर वो प्यूटर मटेरियल की हुआ करती थी, विच इज़ आई थिंक ब्रास और कॉपर का मिक्सचर होता है इन सम वे, और उसमें थोड़ा थोड़ा सिल्वर भी डाला जाता है। पर ये जो प्यूटर प्लेट है ये स्टिल लाइफ में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और इस पर फल, सब्ज़ी और इस तरह की खाने की चीज़ें रखी जाती थी टेबल के ऊपर सजाकर। सो इन्होंने ये देखा। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। वो छोटी बच्ची बोलती है कि हम इसको हर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इस प्लेट को। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और एक बार की बात है, एट ऑफ मतलब हमने उस प्लेट से खाया था, उस प्लेट में खाना रख के खाया था अपना। एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वो जो दीवार पे प्लेट्स टंगी आप देख रही हैं ना, उन प्लेट से भी हमने खाना खाया था। आई वॉन्टेड इट सो मच, मुझे बहुत ही पसंद हैं वो प्लेट्स, मैं उनको बहुत चाहती थी। बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कुछ ज़्यादा स्पेशल थी नहीं, जैसा मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, पर वो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होता है ना कि जब दूर से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पाने के बाद हमें बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत हाई हमारी होप्स होती हैं किसी चीज़ को लेकर, पर जब एक्चुअली में वो चीज़ मिल जाती है तो हमारी होप्स शैटर हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो यहाँ भी इस लड़की के साथ यही हुआ, छोटे बच्चे के साथ। इसको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्पेशल फ़ील नहीं हुआ उन महंगे बर्तनों में खाने के बाद भी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क्स ऑन द टेबल क्लॉथ। तो उनकी उंगलियां अभी भी रन कर रही थी उस टेबल क्लॉथ पे, और उतनी ही देर में, जितनी देर में वो लड़की समझा रही थी ये सारी चीज़ें, उतनी देर में ही क्या हुआ, उनको बर्न मार्क मिल गया वो टेबल क्लॉथ पे। मतलब अब कंफर्म हो गया कि ये टेबल क्लॉथ उन्हीं का था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की को तो नहीं मालूम था ये सब, तो उसने क्वेश्चनिंगली मेरी तरफ देखा, उस गर्ल ने। यस, आई सेड, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा यस, मतलब नैरेटर कहती हैं हाँ, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। तुम इतनी यूज टू हो गई हो इन सारी चीज़ों को टच करने में। यूज टू का मतलब आदी हो जाना किसी चीज़ के। जब आप कोई काम रिपीटेडली करते हो तो आप उस काम के लिए यूज टू हो जाते हो, वो आपके लिए नॉर्मल बन जाता है। तो वो इतनी यूज टू हो गई है इन सब मटेरियल्स के बीच रह रहकर कि वो सारे मटेरियल्स उस लड़की के लिए कॉमन हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो नैरेटर कहती हैं उस बच्ची से कि तुम हार्डली इन सामान की तरफ देखती भी होगी, क्योंकि ये सामान तुम्हारे लिए कॉमन है, यू आर यूज टू इट, तुम्हें आदत पड़ गई है इन सामानों को यूज़ करने की। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। और हम किसी भी चीज़ को तभी नोटिस करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती, जब वो चीज़ हमारे पास से मिसिंग होती है, तब हमारा उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जाता है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें रिपेयर करने के लिए देते हैं। जब उनमें कुछ ख़राबी हो जाती है या कुछ पुरानी हो जाती हैं चीज़ें, तो हम उनको रिपेयर करने के लिए देते हैं, और उतने टाइम के लिए वो हमारे पास नहीं होती वो चीज़ें। तो उस टाइम में हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में अभी हमारे पास नहीं है। और क्या लिखा है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमने किसी को लेंड करी हो, किसी को उधार के तौर पे दी हो, या किसी को रखने के लिए दी हो कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये अपना एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में। वो ये बताना चाह रही हैं कि देखो ये सामान हमारा है और हमने तुम्हें लेंड किया था ये सामान, हमने तुम्हें रखने के लिए दिया था ये सामान, ना कि यूज़ करने के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड वेंट ऑन। दोबारा से मैंने अपनी वॉइस में वो अननेचुरल टोन सुनी,
क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती थी ये वाली बातें, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई, तो एक अननेचुरल वे में निकली। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे अभी भी याद है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे एक बार पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं उनकी मदद करूँगी उस सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। सिल्वर में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब हम यूज़ कर लेते हैं उसको, तो थोड़ा सा उस पर ब्लैक कलर आने लगता है, सिल्वर थोड़ा ब्लैक एंड होने लगता है, डार्क कलर का होने लगता है, तो उसको पॉलिशिंग की ज़रूरत रहती है रेगुलरली, ताकि वो सिल्वर अपनी शाइन मेंटेन करके रखे। तो यहाँ पर वो अपना वाक़या याद कर रही हैं एक बार का, कि उनकी मम्मी उनसे पूछती थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी इन सिल्वर्स को पॉलिश करने के लिए। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. It was a very long time ago, ये बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है ये। And I was probably बोर्ड, मैं प्रॉबेबली बोर्ड हो गई थी उस टाइम पर। प्रॉबेबली मतलब शायद, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि बोर हो गई थी दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे घर पे रुकना पड़ा था उस दिन, ये उसी टाइम की बात है। आई हैड का मतलब होता है पास्ट फॉर्म, तो आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और मुझे घर पे रुकना पड़ा था क्योंकि मैं उस दिन बीमार थी। मतलब मम्मी बाहर जा रही थी सिल्वर को पॉलिश करवाने। एज़ शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उन्होंने ऐसा कभी मुझसे पूछा नहीं था, इससे पहले कभी मुझे ये नहीं पूछा कि चलो सिल्वर पॉलिश करवाने चलते हैं, इस तरह की बात कभी नहीं पूछी थी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि कौन सा सिल्वर है जो हम पॉलिश करवाना चाहते हैं, तो मेरी मम्मी ने सरप्राइज़ होकर जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो स्पून्स हैं हमारे, ये जो फोक्स हैं जिनसे हम रोज़ खाना खाते हैं, ये जो हमारे चाकू हैं, नाइफ्स हैं, ऑफ कोर्स इन्हीं सब चीज़ों को तो पॉलिश करवाना है। अब मज़े की बात ये है, आगे लिखा है, एंड डैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बड़ी स्ट्रेंज थिंग थी, बहुत अनयूजुअल चीज़ थी ये। वो क्यों, अजीब चीज़ क्यों थी ये। आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, क्योंकि मुझे उस दिन से पहले ये बात नहीं पता थी कि जिस कटलरी से, जिन बर्तनों से हम खाना खाते हैं, वो सिल्वर के बने हैं। उसको ऐसा ही लगता था कि सिल्वर पॉलिश होगी इनके ऊपर, या किसी और मेटल के बने होंगे। जैसे आजकल स्टेनलेस स्टील आता है, तो वो काफ़ी सिमिलर होता है सिल्वर के अपीयरेंस में, उसकी शाइन भी सिल्वर की तरह होती है। एग्जैक्टली नहीं होती, पर नैरेटर को यहाँ ये नहीं मालूम था बिल्कुल भी कि जिस कटलरी से हम रोज़ खाना खाते हैं वो सिल्वर की बनी है। तो ये वाक़या सुन के गर्ल हंसने लगी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो वो लड़की कहती है, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि आपको ये भी नहीं पता कि ये वाली जो कटलरी है जो हमारे घर पे रखी है वो भी सिल्वर की है। क्योंकि उस लड़की को तो नहीं पता कि उनके वहाँ की कटलरी ही है ये, तो इसलिए वो लड़की अपने इनोसेंट वे में कहती है कि आप पक्का ये नहीं जानती होंगी कि ये वाली कटलरी जो हमारे घर रखी है ये भी सिल्वर की है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। मैंने उसकी तरफ इंटेंटली देखा। व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड। अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाऊं कि हम किस चीज़ से खाना खाते हैं, किन बर्तनों में खाना खाते हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वेल डू यू नो, तो ये नैरेटर कहती हैं, वेल तुम्हें मालूम है कि तुम किन बर्तनों में खाना खाती हो। शी हेजिटेटेड। तो ऑब्वियसली उसको मालूम ही होगा उस छोटी बच्ची को कि किन बर्तनों में ये लोग खाना खाते हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाई, थोड़ा हेजिटेट किया उसने। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक इट्स इन हेयर। वो वॉक करके गई साइड बोर्ड पे। साइड बोर्ड मतलब एक साइड में अलमारी है। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और उस अलमारी की एक ड्रॉर को ओपन कर रही थी वो। आई लुक इट्स इन हेयर। रुको रुको मैं देखती हूँ, हमारे बर्तन यहाँ रखे हैं, इस ड्रॉर के अंदर हैं। आई जम्प्ड अप। मैं अचानक से उठ के खड़ी हुई। ये नैरेटर कहती हैं, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मैं टाइम भूल रही थी, बहुत टाइम हो गया था। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला था, तो इसीलिए मुझे अपनी ट्रेन पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि उनकी रिटर्न ट्रेन भी थी उनके घर जाने की। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। तो उस लड़की का हाथ ड्रॉर पे था उस टाइम पर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। वो लड़की पूछती है रुक कर, क्या तुम मेरी मम्मी के आने तक का वेट नहीं करोगी। मेरी मम्मी को तो आने दो, अब आप इतनी दूर से आई हो तो मम्मी से मिल के जाना। नो आई मस्ट गो। नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर। मैं दरवाजे तक
चल के गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, तो गर्ल ने ड्रॉअर को ओपन किया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, तो ये नरेटर कहती हैं आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी, मैं चली जाऊँगी खुद ही, आप टेंशन ना लें। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगल्स ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, जैसे ही मैं पैसेज से निकल के बाहर की तरफ जा रही थी, घर के बाहर जा रही थी, वैसे ही मैंने जिंगलिंग सुनी स्पून्स और फोक्स की। मतलब जब दो मेटल्स आपस में टकराते हैं या कई सारे मेटल्स आपस में टकराते हैं तो एक जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जो मेटल्स के कांटेक्ट से होती है अक्सर। तो इन्होंने क्या सुनी, जिंगलिंग सुनी, वो आवाज़ सुनी स्पून्स के और फोक्स के टकराने की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, जब मैं रोड के कॉर्नर पे पहुंची, मतलब मोड़ पे पहुंची, तब मैंने नेम प्लेट पे देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, तो नेम प्लेट पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, मतलब मैं सही गली में थी। मार्कोनी स्ट्रीट ही एड्रेस बताया था मम्मी ने बताया था मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 पे जाना, तो मार्कोनी स्ट्रीट पे तो आ गई थी ये। आई हैड बीन एट नंबर 6, मैं नंबर 46, तो ये कहती हैं आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पर ही गई थी। मतलब अब तो मुझे कन्फर्म है क्योंकि यही सारा सामान जो मैं अभी देख के आई हूँ ये मेरा था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था, मैं सही पते पे पहुँची थी। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती, मैं इस चीज़ को भुलाना चाहती हूँ जो हमारी मेमोरीज़ हैं पास्ट की, वॉर से पहले की, मैं उन सब मेमोरीज़ को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory, मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। wouldn't go back there, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी because the objects that are linked, क्योंकि जो objects हैं, जो materialistic चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनसे क्या है, मेमोरीज लिंक हो रखी हैं, मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इनसे। विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, फॉर्मर का मतलब होता है पिछला, ठीक है, तो फॉर्मर टाइम्स मतलब बीता हुआ समय, पास्ट की बात हो रही है। विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, वो फेमिलियर लाइफ थी फॉर्मर टाइम्स, वॉर से पहले जो हमारी फेमिलियर लाइफ थी। जैसे हम रिलेट कर सकते हैं, अगर हम पैंडमिक का एग्जाम्पल लें तो पैंडमिक से पहले की जो हमारी फॉर्मर नॉर्मल लाइफ थी उसको एक बेस मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी इनको यही दिख रहा है कि ये जितना भी सामान है ये हमारी वॉर से पहले की लाइफ से कनेक्टेड था, और जितनी भी मेमोरीज होल्ड करता है ये सारा सामान वो वॉर से पहले की हैं, जब हमारी लाइफ फेमिलियर थी। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सिवर्ड फ्रॉम देम, लेकिन ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली अपनी वैल्यू लूज़ कर देती हैं। वैल्यू क्यों लूज़ कर देती हैं? क्योंकि जिन मेमोरीज से कनेक्टेड थी ये चीज़ें, उन मेमोरीज से अब ये सिवियर हो गई हैं, ठीक है। ये सीवियर नहीं है, ये सेवर है, सेवर, तो ये सेवर्ड है, ठीक है। व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, सेवर का मतलब होता है टूट जाना, किसी चीज़ से टूट के अलग हो जाना। तो जब इन ऑब्जेक्ट्स के साथ ये जो मेमोरीज थी ये टूट के अलग हो गई तो इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू ख़त्म हो गई, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू डाउन हो गई। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और दूसरी बात ये भी रही कि इनको अब मैंने अपने घर में नहीं देखा, किसी दूसरी जगह पे देखा, किसी फॉरेन जगह पे देखा, एक स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देखा मैंने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम where the shreds of blackout paper still hung along the windows, and what should I have done with them, और मैं उनको लेके करती भी क्या, जो मेरे पास इतना सारा सामान आ जाता मैं उस सामान का क्या करती, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली तो है नहीं अब, क्योंकि फैमिली शायद वॉर में मर गई, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि सिर्फ मैं ही लौट के आई हूँ और कोई नहीं आया। इसका मतलब कि इनकी पूरी फैमिली वॉर में चल बसी, उन सबकी डेथ हो गई वॉर में, तो ये अकेली बची हैं। और अब एक कहाँ रहती हैं? इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, अब ये किराए के एक कमरे में रहती हैं। पहले इनका घर था, पूरी बिलोंगिंग्स थी इनकी, जब चांदी के चम्मच होंगे तो सोचो अच्छे घराने से होंगी, अमीर घर से होंगी, पर इस टाइम ये रेंटेड रूम में रहती हैं। तो ये यही सोच रही हैं कि अब मैं इनका क्या करूँगी, इन सामानों को लेकर मैं क्या करूँगी। वेयर द श्रेड्स, श्रेड्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप अगर पेपर को टीयर कर दो, फाड़ दो कई जगह से, तो जो उसके जो टुकड़े निकलेंगे उनको श्रेड्स बोलेंगे। तो श्रेड्स हैं ब्लैकआउट पेपर के। ब्लैकआउट पेपर एक तरह से एक पेपर होता है, वो पूरी तरह से यू कैन से
जो लाइट होती है विंडो से आने वाली उसको ब्लॉक आउट कर देता है, ठीक है। तो ब्लैकआउट का मतलब कि आपके कमरे के अंदर पूरा अंधेरा कर देगा अगर आप उसको लगा दोगे विंडो में, और 98 से 99% की लाइट को वो ब्लॉक कर देता है। इसी को कहते हैं ब्लैकआउट पेपर। तो ये ब्लैकआउट पेपर के जो टुकड़े थे स्टिल हंग अलोंग द विंडोज़। पूरी तरीके से नहीं था ब्लैकआउट पेपर, क्योंकि कहीं कहीं से वो फट गया होगा या कहीं से वो टूट गया होगा, लेकिन वो विंडो में अभी भी टंगा हुआ है, हंग है। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। और क्या है, कुछ हैंडफुल ऑफ कटलरी हैं, उससे ज़्यादा नहीं, नो मोर देन। हैंडफुल ऑफ कटलरी, कटलरी वही होती हैं जो हमारे बर्तन होते हैं। हैंडफुल हैं मतलब इतने हैं कि एक इंसान का काम हो जाए। कुछ प्लेट्स होंगी दो चार, कुछ 2-4 स्पून्स होंगे, 1-2 कप्स होंगे, और इससे ज़्यादा कोई सामान नहीं है। और वो भी कहाँ रखा है, इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। एक नैरो पतली सी टेबल की ड्रॉअर है, उसी में सारे बर्तन रखे हुए हैं इनके। आई रिज़ॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने रिज़ॉल्व किया, मैंने ठान ली, मैंने कसम खा ली इस बात की कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। और जितनी भी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मुझे याद हैं, उनमें से ये एड्रेस भूलना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पिछली वाली से शॉर्ट थी, पिछली वाली थोड़ी सी लेंदी थी, पर वो मज़ा आया उसको भी पढ़ने में। अब मैं फिर से यही चाहूँगा कि आप लोग इसकी समरी बनाएं। आप लोग इसको क्या करो, ये 5 पेज की जो स्टोरी है इसको फिर से ट्राई करो, 100 या 150 वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में इसकी समरी लिखो एक बार। इसकी समरी अगर आप चाहोगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे या कहीं भी, कोई भी किसी भी PDF फॉर्मेट में। और वैसे भी आप सर्च करोगे इन चैप्टर्स की समरी तो बहुत इजीली आपको कई वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। पर अगर आप मेरा वाला वर्जन चाहते हो तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। पर कोशिश आप ये करो कि खुद से लिखो वो समरी, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर लो डायरेक्टली, तो वो वीडियो के कमेंट्स में भी पिन रहेगी और सब लोग देख सकते हैं कि आपने किस तरह की समरी लिखी है। मे बी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सकता हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स, या देख सकता हूँ कि किस तरह की आपने आउटलाइनिंग की है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगला चैप्टर अगली वीडियो में।